पारिस्थितिकी पारितंत्र का संतुलन। वर्तमान में मानव आर्थिक विकास के नाम पर अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए पारितंत्र को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। मानव अपने कार्यों जैसे प्राकृतिक वनस्पति एवं जीवों का विनाश कर मूल जंतुओं और वनस्पति के स्थान पर विदेशी जंतुओं और वनस्पतियों को स्थापित करना विकसित करने के लिए ये पारितंत्र के संगठकों में परिवर्तन करना, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग करना, वायुमंडल की गैसों के अनुपात का बदलना, पर्यावरण को प्रदूषित करना आदि के द्वारा पारितंत्र का संतुलन लगातार बिगड़ता जा रहा है। इसके दुष्प्रभाव के फलस्वरूप पृथ्वी पर जीवन संकट में पड़ जाएगा। अतः पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखना अति आवश्यक है और यह कार्य केवल मानव ही कर सकता है। हमें विकास के कार्य इस प्रकार करने चाहिए कि उससे पारितंत्र को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। मानव को चाहिए कि वह प्रकृति का दोहन कर लूट लेने की नीयत न रखे, बल्कि उसका सहयोग कर उसके साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश करे एवं सतत विकास की ओर अग्रसर होने का प्रयास करे। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप साधारणतः पृथ्वी निम्नलिखित स्थलाकृति पाई जाती है: पर्वत, पठार, मैदान, नदी बेसिन, समुद्र एवं तटीय मैदान और द्वीप। हम आगे इन कलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे और इनको चित्रों के माध्यम से पहचानने का प्रयास करेंगे। पर्वत ऐसे स्थान जो प्राकृतिक रूप से आसपास के स्थानों से 600 मीटर से अधिक ऊंचे एवं सैकड़ों किलोमीटर लंबे होते हैं, उन्हें पर्वत कहा जाता है। ये नीचे से चौड़े और ऊपर की तरफ संकड़े और नुकीले होते हैं। ऊपर के नुकीले भाग को पर्वत की चोटी कहते हैं। आप जानते हैं, पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो धरती की विशालतम पर्वत श्रृंखला हिमालय में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। जब पर्वत एक रेखा के क्रम में होते हैं तो इसे पर्वत श्रृंखला कहते हैं। ये श्रृंखला सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हो सकती है। क्या आप जानते हैं, माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची पर्वत चोटी पृथ्वी पर मौजूद है। फर्क इतना है कि वह समुद्र की तल पर स्थित है। समुद्र के नीचे भी पर्वत है। प्रशांत महासागर में मोनोकी पर्वत समुद्र की तली से 10,205 मीटर ऊंचा है, लेकिन इसका अधिकांश भाग समुद्र में डूबा हुआ है। पर्वतों की एक खासियत यह भी है कि इनकी जलवायु आसपास के क्षेत्रों में ठंडी होती है, क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ तापमान गिरता रहता है। पर्वत वर्षा को भी प्रभावित करते हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वतों से टकराकर बादल वर्षा करते हैं। पर्वतों के जिस तरफ बादल वर्षा करते हैं उसे पवनमुखी भाग कहते हैं, क्योंकि उनका मुख पवन के सामने होता है। वहीं दूसरी तरफ के भाग को पवनमुखी भाग कहते हैं। यहाँ वर्षा कम ही होती है, इसलिए इसे वृष्टि छाया प्रदेश भी कहा जाता है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में ढाल तेज होने के कारण कृषि भूमि कम ही उपलब्ध होती है। तीव्र ढालों पर लोग भी कम ही रहते हैं। यहाँ पर रहने वाले अधिकांश लोग पशुपालन करते हैं। हिमालय में गद्दी, बकरवाल एवं भूटिया जनजाति भी रहती है, जो वहाँ मौसमी प्रवास करती है। ये लोग गर्मियों में अपने पशुओं के साथ ऊंचे चारागाहों में चले जाते हैं। जब ठंड बढ़ जाती है, ये घाटियों की तरफ पलायन करते हैं।
ये पर्वत प्राकृतिक वन्य जीवों को भी आश्रय प्रदान करते हैं। पठार कम ढाल वाले ऐसे ऊंचे एवं चौड़े भूभाग जो ऊपर से समतल होते हैं पठार कहलाते हैं। इनका उपयोग अधिकांशतः चारागाहों के रूप में किया जाता है। कहीं कहीं जहां संभव हो वहां निचले पठारों पर कृषि भी की जाती है। भारत में दक्कन का पठार, एक छोटा नागपुर पठार इसके अच्छे उदाहरण हैं। पठार सैकड़ों मीटर से हजारों मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। पठारों में खनिजों के भंडार अधिक होते हैं, जैसे लोहा, कोयला आदि। मैदान सामान्यतः समतल भूभाग को मैदान कहा जाता है। औसत समुद्र तल से इनकी ऊंचाई 300 मीटर से कम होती है। पृथ्वी के कुल स्थलीय भाग की सतह के लगभग आधे भाग पर मैदान सामान्यतः समतल भूभाग को मैदान कहा जाता है। औसत समुद्र तल से इनकी ऊंचाई 300 मीटर से कम होती है। पृथ्वी के कुल स्थलीय भाग की सतह के लगभग आधे भाग पर मैदान पाए जाते हैं। ये नदियों द्वारा पोषित होते हैं और नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मृदा के जमने से इनका निर्माण होता है। इस कारण ये बड़े उपजाऊ होते हैं और कृषि यहाँ अधिक मात्रा में होती है। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र के विशाल मैदान इसका अच्छा उदाहरण है। सपाट भूमि होने के कारण परिवहन आसान होता है और सड़क अथवा रेल मार्ग बनाने में बहुत आसानी होती है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी बहुत अधिक होता है क्योंकि यहाँ लोग अधिक बसते हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला है तटीय मैदान जो समुद्र के किनारे हैं, और दूसरा है अंतरिक्ष मैदान जो मुख्य भूमि पर नदियों द्वारा मिट्टी का निक्षेप करने से बनते हैं। नदी बेसिन धरातल पर प्राकृतिक रूप से एक धरा के रूप में बहने वाले जल को नदी कहा जाता है, जो हमेशा ढाल के अनुसार ऊपर से नीचे की ओर बहती है। सामान्यतः नदियों की उत्पत्ति पहाड़ी क्षेत्रों से होती है, जहाँ ये मैदानों में आती है और अंत में सागर या झील में मिल जाती है। कुछ नदियाँ जो ऊंचे पर्वतों से निकलती है और वर्ष भर बहती है, इन नदियों को जल न केवल वर्षा से मिलता है बल्कि पर्वतों पर जमी बर्फ के पिघलने से भी इन नदियों में जल बहता है। इसी कारण ये नदियाँ वर्ष भर बहती है। इन्हें सदावाहिनी या नित्यवाहिनी नदियाँ भी कहा जाता है, जैसे गंगा, यमुना आदि नदियाँ इनके उदाहरण है। कुछ नदियाँ ऐसी भी होती है जो केवल वर्षा ऋतु में बहती है, इन्हें मौसमी नदियाँ कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली लूनी नदी इसका उदाहरण है। जिस प्रकार पेड़ में एक तना एवं इसकी कई शाखाएं होती हैं जो तने से जुड़ी हुई होती है, ठीक उसी प्रकार नदियों की भी कई शाखाएं होती हैं जो आसपास के क्षेत्रों से आकर मुख्य नदी में मिल जाती है। इन्हें सहायक नदियाँ कहा जाता है। इन सहायक नदियों में बहने वाला जल मुख्य नदी में आकर मिल जाता है। स्थल का वह भूभाग जहाँ मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियाँ बहती है वह क्षेत्र नदी का बेसिन कहलाता है। जैसे भारत के उत्तरी मैदान में बहने वाली गंगा नदी में उसकी कई सहायक नदियाँ जैसे यमुना, चंबल, सोन आदि बहकर आती हैं। वह समस्त स्थान जहाँ से गंगा में पानी बहकर आता है गंगा बेसिन कहलाता है। समुद्र और तटीय मैदान समुद्र में अथाह जल है, लेकिन यह जल खारा है। कई छोटे छोटे सागरों से मिलकर महासागरों का निर्माण होता है जो अत्यंत विस्तृत एवं विशाल होते हैं। प्रमुख रूप से पृथ्वी पर चार महासागर हैं: प्रशांत, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। इन सागरों
यह महासागरों में जीवन का एक अथाह संसार है। इनमें अनगिनत जीव पाए जाते हैं। जल के नीचे महासागरों में भी धरातल की भांति कई स्थल रूप पाए जाते हैं, जैसे पठार, पर्वत, पठार, मैदान, खाइयाँ आदि। ये खाइयाँ आदि ये हमारे लिए भोजन एवं खनिजों के भी महत्वपूर्ण स्रोत है। सदियों से ही मानव इन सागरों का उपयोग परिवहन के सस्ते साधन के रूप में करता आ रहा है। यदि दो स्थान समुद्र से एक दूसरे से जुड़े हुए हो तो नावों तथा बड़े जहाज़ों की सहायता से बिना कोई सड़क या रेल मार्ग का निर्माण किए सामान को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। समुद्रों के किनारे पर स्थित स्थल को तट कहा जाता है। इन तटों पर लोग मनोरंजन के लिए भी आते हैं। समुद्र के किनारे पर रहने वाले लोग मछली पालन भी करते हैं। वहीं तट से थोड़ा दूर कृषि भी होती है। द्वीप एक ऐसा स्थलीय भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो द्वीप कहलाता है। यह महाद्वीपों से छोटा होता है तथा नदी, तालाब, समुद्र या महासागर में कहीं भी स्थित हो सकता है, जैसे अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप आदि। क्या आप जानते हैं असम में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप नदी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। आपने जाना कि चारों ओर पानी से घिरे स्थलीय भाग को द्वीप कहते हैं, पर क्या आप बता सकते हैं कि ऐसे स्थानों को क्या कहेंगे जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो? ऐसे स्थानों को प्रायद्वीप कहते हैं। दक्षिण भारत भी एक प्रायद्वीप है।